इस लेक्चर में हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे और जो कि फेमस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है और उसको मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे। उससे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये अगर अनसर्टेनिटी है तो ये है क्या, अनसर्टेनिटी से क्या मुराद है। चलें उसके लिए हम एक स्ट्रिंग लेते हैं जो कि 50 फीट लंबी है, उसको एक एंड से पकड़ के आप उसमें वेव्स प्रोड्यूस करें और कोई आपसे ये कहे कि इस वेव की वेवलेंथ क्या है, तो आप दो सक्सेसिव क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस लेके लेट्स सपोज कि ये आपके पास जो है ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 5 to 6 फीट जो है वो इसकी वेवलेंथ हो जाएगी। लैम्डा की वैल्यू आप बड़ी आसानी से लैम्डा जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि इस वेव की पोजीशन क्या है, आप पोजीशन नहीं बता सकते, वेव तो स्प्रेड हुई हुई है इस पूरे 50 मीटर के ऊपर। लेकिन अगर आप जस्ट एक हल्का सा जर्क दे के जो उसको छोड़ दें तो आप देखेंगे कि ये जर्क जो है वो ट्रैवल करेगा टुवर्ड्स द राइट। अगर आप कोई कहे कि उसकी पोजीशन क्या है, आप बड़ी आसानी से कह देंगे 25 फीट के ऊपर वेव मौजूद है। लेकिन अगर कोई कहे आपसे वेवलेंथ क्या है, आपके पास नेक्स्ट चूंकि क्रस्ट नहीं है तो आप वो डिस्टेंस नहीं बता सकते कि वो यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा, तो आप वेवलेंथ नहीं बता सकते। यानी अगर आपकी वेव की पोजीशन वेल डिफाइंड है तो उसकी वेवलेंथ इल डिफाइंड है, और अगर उसकी वेवलेंथ वेल डिफाइंड है तब उसकी पोजीशन इल डिफाइंड है। तो अब जाहिर सी बात है कि आप ऐसा सिनेरियो ला सकते हैं कि जिसमें सम हाउ जो है वेवलेंथ भी डिफाइन हो और सम हाउ जो है उसकी पोजीशन भी डिफाइन हो, लेकिन ये किसी ट्रेड ऑफ की बेस पर ही होगा। आपको दोनों में इतनी ज़्यादा प्रिसाइज जो है वैल्यूज़ आपको नहीं मिलेंगी कि अगर दोनों चीज़ें इकट्ठी आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये तो था हमारे पास एक जनरल अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट। तो अब यही अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट जो अभी हमने स्ट्रिंग में एक वेव फिनोमेना में देखा है, तो ये हमारे क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शंस के ऊपर भी अप्लाई होता है। अब अगर हमारे पास एक वेव फंक्शन साई है तो इसकी जो वेवलेंथ है, अगर अब उसमें स्प्रेड आ रहा है तो वो स्प्रेड जो है वो मोमेंटम के स्प्रेड से रिलेटेड है। और जनरली जो वेवलेंथ ऑफ किसी भी वेव फंक्शन है वो इस रिलेशन के यानी मोमेंटम p इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, और यहाँ पर अगर आप h को 2 पाई से डिवाइड कर दें तो ये 2 पाई h बार ओवर लैम्डा हो जाएगा। अब यहाँ पर h जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, और ये जो इक्वेशन सामने है ये फेमस आपके पास डी ब्रोगली फार्मूला है। तो ये डी ब्रोगली फार्मूला आपको क्या बताता है, मोमेंटम और वेवलेंथ के दरमियान जो है वो एक तरह से रिलेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। अब अगर यही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो अभी हमने वेव में देखा है और हमने कहा है कि जो वेव में स्प्रेड आ रहा है वो असल में मोमेंटम में स्प्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारे किसी भी क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन के अंदर, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन में जो वेव में स्प्रेड है वो उसके स्प्रेड इन मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारी एक जनरल ऑब्जर्वेशन अगर हम लें किसी क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन से रिलेटेड, तो अगर हम उस क्वांटम पार्टिकल की अगर पोजीशन को एक्यूरेटली डिटरमिन कर सकते हैं तो हम उसका लेस प्रिसाइजली जो है वो मोमेंटम को फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्वांटिटेटिवली हम कह सकते हैं द अनसर्टेनिटी यानी सिग्मा एक्स जो है उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी है वो, और जो मोमेंटम में यानी सिग्मा पी जो है वो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है। अब ये अनसर्टेनिटी को यहाँ पर हम स्टैंडर्ड डिविएशन कहेंगे। ये डिविएशन वो एक्चुअल वैल्यू से कितनी डिविएट कर रही है, सिग्मा एक्स पोजीशन की वैल्यू, पोजीशन की एक्चुअल वैल्यू से कितना डिविएट कर रही है वो सिग्मा एक्स है, और सिग्मा पी जो है वो मोमेंटम की वैल्यू, मोमेंटम की एक्चुअल वैल्यू से कितना डिविएट कर रही है, उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो सिग्मा पी है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू h बार ओवर 2 है। अब ये जहन में रहे, यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट को अगर आप 2 पाई से डिवाइड कर दें तो वो आपके पास h बार आता है। अब ये जो है आपके पास फेमस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो अब
अगर देखें जनरली आप क्या करते हैं, अगर आप मोमेंटम फाइंड करेंगे आपको एक्यूरेट प्रिसाइज वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन अगर आप उसकी पोजीशन फाइंड करेंगे तो वो भी आपको एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो अपनी मेजरमेंट हैं वो जनरली हम एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ के टर्म में लेते हैं, यानी एवरेज वैल्यू लेते हैं। और वो एवरेज वैल्यू किसकी होती है, वो बहुत सारी मेजरमेंट्स की एवरेज वैल्यू होती है। और वो जो बहुत सारी मेजरमेंट्स हम ऑब्टेन करते हैं वो कहाँ से करते हैं, वो हम आइडेंटिकल सिस्टम के ऊपर जो है वो मेजरमेंट्स से हासिल करते हैं। अब ये जो डिफरेंट आइडेंटिकल सिस्टम्स हैं, अगर अब हम इनमें से हर आइडेंटिकल सिस्टम में ऐसा करें कि प्रिसाइज पोजीशन निकालें मेजरमेंट के बाद, तो आप देखेंगे कि जो मोमेंटम में डिविएशन है यानी सिग्मा पी, ये बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपने आइडेंटिकल सिस्टम के ऊपर किया है तो लाजमी नहीं है कि आपकी हर आइडेंटिकल सिस्टम के ऊपर जो मोमेंटम की मेजरमेंट है वो सेम हो। इसी तरह अगर आपकी मोमेंटम की मेजरमेंट सेम आ रही है तो आपकी पोजीशन की मेजरमेंट में लाजमी नहीं है कि वो सेम हो। तो ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है डिफरेंट आइडेंटिकल सिस्टम के ऊपर जब आप मेजरमेंट परफॉर्म करेंगे, ठीक है, वो अगर एक चीज़ में ये डिविएशन कम हो जाएगी यानी पोजीशन में कम होगी तो वो मोमेंटम में डेफिनेटली बढ़ जाएगी। अब अगर जाहिर सी बात है आप बैड मूड में आ जाएंगे, आप कहेंगे एक चीज़ में अनसर्टेनिटी कम हो रही है दूसरी में बढ़ रही है, तो फिर आप अपने एक्सपेरिमेंट को क्या करेंगे, वो डिस्टर्ब कर लेंगे। और हो सकता है कि आप जो है ये पॉसिबल है बड़ी आसानी से कि आप दोनों में ही अनसर्टेनिटी बढ़ा दें, आप मोमेंटम में भी अनसर्टेनिटी बढ़ा दें पोजीशन में भी, लेकिन ये कोई बैड मूड में ही आप करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप सीरियस मेजरमेंट्स करेंगे तो अगर आप पोजीशन में मेजरमेंट्स के अंदर जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसको अगर मिनिमाइज करेंगे तो मोमेंटम में वो बढ़ जाएगा, और अगर वो मोमेंटम में कम होगा तो वो पोजीशन में बढ़ जाएगा, एंड वाइस वर्सा। चलें, अब हमने ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मैथमेटिकल फॉर्म तो देख ली, ये देखें ये आपके सामने है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं, मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। चलें, अब इसको हम प्रूफ करने के लिए मैं कहता हूं कि मेरे पास दो ऑब्जर्वेबल्स हैं, ठीक है, ए एंड बी। हम एक जर्नलाइज वे से स्टार्ट करते हैं कि ए और बी कोई से भी दो ऑब्जर्वेबल्स हैं, और ये ऑब्जर्वेबल जो हैं इनमें से मैंने एक एफ फंक्शन एफ लिया है और मैंने इसको ए ऑब्जर्वेबल के ऑपरेटर की टर्म में लिखा है, ठीक है, यानी और इसकी एफ फंक्शन जो है वो ए ऑपरेटर माइनस ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब ये चीज़ क्या आपके पास, ये आपके पास है डेल्टा ए, यानी उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, ये चीज़ हमने उसकी टर्म में, और इसके साथ मैंने जिस वेव फंक्शन के ऊपर मैंने इसको अप्लाई करना है उसको साई को लिख दिया। तो ये मेरे पास एफ है, इसी तरह मेरे पास एक जी है। अब यहाँ से अगर कोरस्पॉन्डिंग जो स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा ए है वो मैं किस पे फाइंड आउट करूँगा, इस फंक्शन के कैट लेके मैंने उस पे फाइंड आउट किया सिग्मा ए को। और अब ये f जो है चूंकि ये स्टैंडर्ड डिविएशन की टर्म में है तो मैंने f की वैल्यू पुट कर दी, वो ये आ गई मेरे पास एक कैट की टर्म में। इसी तरह सेकंड फंक्शन g के लिए मैंने सेकंड ऑब्जर्वेबल b को लिया और एक फंक्शन लिखा, और फिर वहाँ से हमने उस b में स्टैंडर्ड डिविएशन निकाली उसके कैट की टर्म में। तो ये कैट है, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेबल में डिविएशन है इन टर्म्स ऑफ कैट, और ये सेकंड जो ऑब्जर्वेबल है उसमें डिविएशन है स्टैंडर्ड डिविएशन इन टर्म्स ऑफ आपके क्या है कैट। चलें, अब हमने सिग्मा ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। हम इसका स्क्वायर लेंगे तो आप क्या कहेंगे, इनर प्रोडक्ट ले लेंगे इस कैट एफ का, कैट एफ से इनर प्रोडक्ट, तो इनर प्रोडक्ट आपके पास ये आएगा ब्रा एफ, ब्रैकेट की टर्म्स में हम इसको लिख लेंगे, डायरेक्ट नोटेशन में आपने देखा था। तो दोनों की वैल्यूज़, इसको अंदर हम f की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, और फिर जब आपने दूसरे में f की वैल्यू पुट की कैट के अंदर, ब्रा में की तो ये आ गया, कैट में की तो ये आ गया। सिमिलरली मैंने सिग्मा बी स्क्वायर यानी सेकंड ऑब्जर्वेबल में जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसका स्क्वायर लिया, तो वो g का इनर प्रोडक्ट आएगा, जी फंक्शन का ये जो जी कैट है यहाँ पे इसका इनर प्रोडक्ट आएगा, और वो मैंने इस टर्म में लिख दिया।
अब मैंने सिग्मा ए स्क्वायर और सिग्मा बी स्क्वायर, ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन का मैंने स्क्वायर लिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये बात जहन में रखें, ये एफ फंक्शन का ब्रैकेट है, इनर प्रोडक्ट है, और जो दूसरा है वो आपके पास जी फंक्शन का है। तो ये सिग्मा ए स्क्वायर इंटू सिग्मा बी स्क्वायर जो है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एफ फंक्शन का इनर प्रोडक्ट और जी फंक्शन के इनर प्रोडक्ट के प्रोडक्ट के इक्वल है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमें पता है कि जो श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है वो बताती है अगर दो फंक्शन का इनर प्रोडक्ट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो ग्रेटर देन इक्वल होता है उन फंक्शन के क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि ये एफ ऑफ ब्रा इंटू जी का जो ब्रैकेट प्रोडक्ट है इनर तो वो उसका मॉडुलस स्क्वायर के इक्वल है। ये श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी बताती है हमें। तो इस चीज़ की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ जी के ब्रैकेट का हमने मॉडुलस स्क्वायर ले लिया। तो मेरे पास ये टर्म आ गई एक, जो कि हमने सिग्मा अनसर्टेनिटी यानी स्टैंडर्ड डिविएशन इन ऑब्जर्वेबल ए का स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन इन ऑब्जर्वेबल बी का स्क्वायर का प्रोडक्ट की टर्म में हमने एक जनरलाइज एक्सप्रेशन जो है वो बना ली है। चलें, अब हम, आपको पता है कि जब ये जो आपके पास है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिराक नोटेशन में इनर प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। चलें, मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं कोई भी z, और मैं कहता हूं ये f ऑफ g जो है ये इनर प्रोडक्ट जो है वो z के इक्वल है, और z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेता हूं, मैं z स्टार लेता हूं तो वो f ऑफ g था, ये g ऑफ f आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इस z का मॉडुलस स्क्वायर लेता हूं तो वो g ऑफ f, ये एग्जैक्टली ये इसका मॉडुलस स्क्वायर जो है वो z का मॉडुलस स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। चलें, अब मैंने चूंकि इस फंक्शन के जो इनर प्रोडक्ट थे, एफ ऑफ जी फंक्शन का जो इनर प्रोडक्ट था उसको z कॉम्प्लेक्स नंबर की टर्म में लिया है, तो z कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस स्क्वायर है, अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले लें तो वो क्या होगा, वो भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो आप प्लस को माइनस, तो यहां पर माइनस आ जाएगा। तो अगर आपने मॉडुलस स्क्वायर लेना है तो मॉडुलस स्क्वायर क्या होता है, वो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का मॉडुलस स्क्वायर, और फिर दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये स्क्वायर की टर्म में आएगा। अब ये जो होता है ग्रेटर देन इक्वल होता है इमेजिनरी पार्ट का जो मॉडुलस होता है उसकी स्क्वायर से। तो अब यहां पर हम एक क्लेवर ट्रिक यूज करेंगे, और वो क्लेवर ट्रिक मैं अभी आपको बताता हूँ वो क्या है। और हम कहेंगे कि ये जो इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर है जो कि इस चीज़ से ग्रेटर या इक्वल है, इसको मैं इसके इक्वल पुट कर सकता हूँ कि वो इसके इक्वल है। वो कैसे, चलें, ये हमने लिखा हुआ है। अब देखें ये लिखा हुआ है इसमें z माइनस जी स्टार, ये z है और ये जी स्टार है, माइनस करना है। हमने इन दोनों को माइनस किया, साइन चेंज हुआ, साइन चेंज हुआ, ठीक है ना। इसमें से आपने उसको माइनस करना है, ये कैंसल आउट हो गया, पीछे क्या रह गया, 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट, ये z माइनस जी स्टार आपके पास है। अब ये इमेजिनरी पार्ट का ट्वाइस है, तो ये इमेजिनरी पार्ट की अगर मॉडुलस का स्क्वायर है तो ये तो मॉडुलस डबल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, z माइनस जी स्टार को 1/2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो 2 है इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो ये 2 खत्म हो गया, पीछे क्या रह गया, जस्ट इमेजिनरी पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट की मॉडुलस का स्क्वायर लेना, इमेजिनरी पार्ट में तो एयोटा भी शामिल होता है, तो मैं इस 2 को एयोटा से डिवाइड कर दूं के साथ 1/2 एयोटा कर दूंगा, तो एयोटा का पार्ट भी खत्म हो जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा, जस्ट उसका
मॉडुलस रह जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू रह जाएगी और कॉम्प्लेक्स जो नंबर है एओटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब ये जो आपके पास है वो इमेजिनरी पार्ट का एग्जैक्ट मॉडुलस आ गया। अब यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट का मॉडुलस का स्क्वायर है अगर, तो इसका अगर आप स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि ये चीज़ मैंने अभी आपको कहा है कि इसके इक्वल मैं लिख सकता हूँ, तो वो मैंने यहाँ से ये चीज़ इसके इक्वल लिख ली। अब ये चीज़ अगर इसके इक्वल है तो ये जी स्क्वायर का मॉडुलस है, तो ये चीज़ भी इसके इक्वल है, यानी मैं जी स्क्वायर को डायरेक्ट इसकी टर्म में लिख सकता हूँ। अब जी स्क्वायर तो मैंने यहाँ पर कहा है कि वो इनर प्रोडक्ट का जी फंक्शन और एफ फंक्शन का स्क्वायर है, ठीक है। वो चीज़ मैंने यहाँ पे ये एफ ऑफ जी है और यहाँ पर भी एफ ऑफ जी है, थोड़ी सी मिस्टेक है, तो इसको आप काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा। तो एफ ऑफ जी का ये जो मॉडुलस स्क्वायर है, इसको मैं इसी टर्म में अगर लिखना चाहूँ 1/2 आई एओटा, तो एज इट इज़ आ गया। अब जी की जगह मैं क्या लिखूँगा, एफ ऑफ जी, वो एफ ऑफ जी। जी स्टेरिक की जगह मैं लिखूँगा जी ऑफ एफ, वो जी ऑफ एफ, और फिर इसका मॉडुलस स्क्वायर। अब ये जो पूरी टर्म है जो कि एफ ऑफ जी मॉडुलस इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। इसकी जगह पर मैं ये वाली जो राइट साइड पर वैल्यू है वो पुट करूँगा, तो ये चीज़ यानी इसकी जगह पर मैं जब वो वैल्यू पुट करूँगा तो जो मेरा एक लास्ट एक्सप्रेशन था वो इस टर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या फाइंड आउट करना है, मैंने इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ ऑफ जी फाइंड आउट करना है और इनर प्रोडक्ट ऑफ जी ऑफ एफ फाइंड करना है। अब एफ भी मैंने स्टार्ट में जो लिया था वो मैं बता दूं कि वो क्या था, वो ये था, और जी जो मैंने स्टार्ट में लिया था वो ये था। अब मैंने एफ ऑफ जी फाइंड आउट करना है, तो मैं एफ की जगह उस फंक्शन को लिखा, जी की जगह वो फंक्शन लिखा, और ये मेरे पास इनर प्रोडक्ट आ गया। अब ये जो पार्ट था मैं इसको इस साइड के इस साइड पर ले जाता हूं, तो ये यहां पर आ गया। अब ये देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब पहले इस ए ऑपरेटर को इस बी ऑपरेटर से मल्टीप्लाई किया, फिर इस ए ऑपरेटर को इस बी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, तो ये दो टर्म्स आ गई। फिर मैंने क्या किया, इस सेकंड टर्म को, इसकी फर्स्ट टर्म को आपने इसकी पहले फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई किया, और फिर आपने इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया। ना यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डर मैंने चेंज किया, आपने इसकी सेकंड टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर इसकी सेकंड टर्म को उसकी सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो ये दो रिजल्ट आपके पास आ गए, ठीक है। अब इसमें देखेंगे ए ऑपरेटर इंटू बी ऑपरेटर माइनस ए ऑपरेटर बी माइनस बी, ए ऑपरेटर इंटू बी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस बी ऑपरेटर इंटू ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू प्लस ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू बी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई, और इंटू साई आ गया। चलें, अब ये मैं इनर प्रोडक्ट जो है वो ओपन कर देता हूँ, मैं इसका इनर प्रोडक्ट ओपन कर देता हूँ, तो ये जो साई है इसकी टर्म में आ गया, साथ में माइनस आ गया, फिर इसके साथ इनर प्रोडक्ट जो है वो इस टर्म में आ गया। अब देखें बी जो है वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, तो वो कांस्टेंट रहेगी, तो वो कांस्टेंट बाहर आ गई इनर प्रोडक्ट से, और ये चीज़ आ गई हमारे पास। इसी तरह जब मैंने ये इनर प्रोडक्ट साई और साई का इसके साथ लिखा माइनस डाल के, तो वो ये आ गया। अब इसमें ए जो है वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो कि कांस्टेंट होगी और बाहर आ जाएगी, और फिर जब इसके साथ मैंने इनर प्रोडक्ट लिखा साई और साई का, तो वो दोनों ही कांस्टेंट हैं, वो बाहर आ जाएंगी। अब आप जहन में रखें कि इनर प्रोडक्ट साई और साई का, साई के साथ इनर प्रोडक्ट 1 होता है, तो ये टर्म आपके पास 1 हो जाएगी, ठीक है। और तो ये a इंटू बी रह जाएगा। अब ये देखें इनर प्रोडक्ट में अगर आपने एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखी थी तो वो साई
बी ऑपरेटर और साई को, तो इसको हम बी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिख सकते हैं। इस तरह इसको मैं क्या किसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिख सकता हूँ, मैं इसको इसको मैं बी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिख सकता हूँ और इसको मैं ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिख सकता हूँ। तो अब ये चीज़ ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है और ये चीज़ बी की एक्सपेक्टेशन है और ये ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। तो वो उससे मैंने रिप्लेस कर दिया बी एक्सपेक्टेशन इंटू ए एक्सपेक्टेशन माइनस ए एक्सपेक्टेशन इंटू बी एक्सपेक्टेशन इंटू ए एक्सपेक्टेशन इंटू बी एक्सपेक्टेशन, यहाँ से आया और इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ। ये टर्म, ये पॉजिटिव की 2 टर्म है और उसमें ये एक, देखें ये दोनों सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये माइनस की है, ये भी माइनस किया, ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, उसमें से एक टाइम निकल गया। तो ये आपके पास ए ऑपरेटर इंटू बी ऑपरेटर के प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू बी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो ये मैंने एफ ऑफ जी फंक्शन का इनर प्रोडक्ट निकाल लिया। इसी तरह अगर मैंने जी ऑफ एफ का इनर प्रोडक्ट लेना है तो यही सारे स्टेप जो यहाँ पर किए हैं वो मैं करूँगा, तो वो इस टर्म में मेरे पास आ जाएंगी। ये जी ऑफ एफ की इनर प्रोडक्ट मेरे पास आ जाएगी। अब मैंने एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ जो है वो फाइंड आउट कर लिए। मैं इस रिलेशन में एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ जो है वो वापस पुट करता हूँ। तो ये एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ मैंने उस रिलेशन में जब पुट किए, तो ये पहले मैंने एफ जी ऑफ एफ, ये एफ ऑफ जी है, मैंने एफ ऑफ जी की वैल्यू पुट की, माइनस करके मैंने जी ऑफ एफ की वैल्यू पुट की। तो जब मैंने देखा ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गई, ठीक है, तो पीछे क्या रह गया, ए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, और इसको मैं कम्यूटेटर की फॉर्म में लिखता हूँ। ए बी माइनस बी ए दोनों की अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो तो मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ देयर कम्यूटेटर लिख सकता हूँ, क्योंकि ए और बी का जो कम्यूटेटर होता है वो ए बी माइनस बी ए के इक्वल होता है। तो अगर मैं दोनों इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले लूँ तो ये इन दोनों की एक्सपेक्टेशन वैल्यू के डिफरेंस के इक्वल आएगा। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी। अब इसका मतलब है ये एफ जी ऑफ जी इनर प्रोडक्ट माइनस जी ऑफ एफ इनर प्रोडक्ट असल में ए बी कम्यूटेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, वो वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी। तो ये मेरे पास एक अब जनरलाइज्ड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया है जो कि कम्यूटेटर की टर्म्स में है। कोई से भी 2 ऑब्जर्वेबल ए और बी के, अब आप कहेंगे इसमें तो अयोटा आ रहा है, तो अयोटा इसकी जो राइट साइड है वो तो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि अयोटा में तो नेगेटिव होता है। लेकिन ये बात ध्यान में रखें, द कम्यूटेटर ऑफ 2 हर्मिशियन ऑपरेटर कैरीज इट्स ओन फैक्टर ऑफ अयोटा, ठीक है। तो हर्मिशियन ऑपरेटर का जो कम्यूटेटर होता है उसमें ऑलरेडी अयोटा होता है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये चीज़ नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। ये हमारे पास जनरलाइज्ड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया है। चले, हमने ये जो जनरलाइज्ड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, ये 2 ऑब्जर्वेबल ए और बी को सपोज करके यहाँ तक हम पहुँचे हैं। अब मैं कहता हूँ ये जो मेरे ऑब्जर्वेबल हैं ए, इनमें से ए को मैं ऑब्जर्वेबल इन पोजीशन कह देता हूँ और दूसरा जो है ऑब्जर्वेबल ऑफ मोमेंटम कह देता हूँ। यानी ए को मैं एक्स कह देता हूँ और बी को मैं मोमेंटम ऑपरेटर कह देता हूँ। ए को मैं पोजीशन ऑपरेटर कह देता हूँ, बी को मैं मोमेंटम ऑपरेटर कह देता हूँ। तो यहाँ पर ए की जगह मैं एक्स लिख दूंगा, बी की जगह मैं ये ऑपरेटर अगर डाल दूं जिसको मैं पी की हेड से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, पी ऑपरेटर कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये पी के ऊपर है। तो अब ये देखें, सिग्मा ए स्क्वायर है, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ए की जगह मैंने एक्स ले लिया ना, ये सिग्मा बी स्क्वायर है, ये सिग्मा पी स्क्वायर हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 आई अयोटा। ए की जगह मैंने एक्स ऑपरेटर और बी की जगह मैंने मोमेंटम ऑपरेटर पी ऑपरेटर और उनका कम्यूटेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू और फिर होल का स्क्वायर। लेकिन हमें पता है जो कम्यूटेटर होता है पोजीशन और मोमेंटम का, वो एयोटा एच बार के इक्वल होता है।
अब आप इस कम्यूटेटर की वैल्यू इस रिलेशन में पुट करें तो ये आ जाएगा 1/2 पाई एयोटा एच बार। अब देखें ये एयोटा से एयोटा कट गया तो ये आ गया एच बार ओवर 2 स्क्वायर। अब अगर आप अंडर रूट ले लें तो ये सिग्मा एक्स और ये सिग्मा पी है, सिग्मा एक्स और ये सिग्मा पी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एच बार ओवर 2 आ गया। और यही तो हमारा फेमस जो है वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये हमारे पास ओरिजिनल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जो कि हमने प्रूव कर लिया है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया।